हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पे। ठीक है बच्चों, हम क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको, मात्रक तथा मापन। उसमें हम 4 लेक्चर ले चुके हैं बच्चों। ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते हम पहुँचे थे आपका, ठीक है, क्या पढ़ाए थे, हमको पढ़ाना है क्या, लंबाई का मापन कैसे करते हैं। ठीक है, बीमा ख़त्म कर दिए थे, लंबाई का मापन ना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें बस एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसको हम बता देते हैं। जैसे देखो बच्चों की, जैसे कि मान लो कि छोटी से छोटी दूरी, जैसे कि हमको मापना होता है किसी कपड़े की लंबाई, या फिर किसी भी छोटी सी दूरी, जैसे मीटर स्केल हो गया, स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया ना। तो बताओ, जो मीटर स्केल होता है वो क्या करता है, मीटर स्केल जो होता है, मीटर स्केल 10 के पावर -3 मीटर तक की दूरियों को मापता है ना बच्चों। और जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है, वर्नियर कैलिपर जो होता है बच्चों, वो कितना मापता है, वर्नियर कैलिपर जो होता है तुम्हारा बच्चों, वो 10 के पावर -5 मीटर तक की दूरी को मापता है। और जो हमारा स्क्रू गेज होता है, वो कितना मापता है बच्चों, 10 के पावर -6 मीटर तक के डिस्टेंस को मापता है ना बच्चों। तो ये हमारे डिस्टेंस को इतने, मतलब मीटर, इस वर्नियर कैलिपर्स इसके स्मॉल से स्मॉल दूरियों को ऐसे माप लेता है। और इसका रेंज लगभग कितना माप सकते हो, 10 मीटर ना, 100 मीटर इतना माप सकते हो। मतलब इसका हाईएस्ट क्या है, 10 के पावर, इसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल से आप 100 मीटर माप सकते हो ना। इसके आगे और के मीटर स्केल को अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो यही है। और अगर कि हमको दूर की दूरियों को मापना हो, जैसे हमको सूर्य से लेके पृथ्वी तक के बीच की दूरी मापना हो, तो उसके लिए एक ऐसा मेथड है, जैसे कि मतलब दीवार पे ऐसे एक मार्कर पकड़ लीजिए, आप अपने घर पे एक पेंसिल पकड़ लीजिए, पेंसिल को पकड़ने के बाद दीवार पे एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को देखिए एक आंख बंद करके। ठीक है, और फिर यही आंख बंद करके जब देखेंगे, ठीक, मतलब आंख बदल के एक पॉइंट फिक्स कर लीजिए दीवार पे, और इस मार्कर के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को देखिए एक आंख बंद करके। मतलब मान लीजिए पहले दाईं आंख बंद किए, फिर देखे, फिर जैसे दाईं आंख बंद की देखे, फिर बाईं आंख बंद करके दाहिने आंख से देखिए, तो देखो जो फिक्स पॉइंट माने रहते हैं ना, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज होता है। तो इस जो पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके हेल्प से क्या हो जाएगा, एक हमारा एंगल बनेगा। ठीक, जब हमारा एक एंगल बनेगा तो हम आर्क की सहायता से हम क्या जानते हैं, L इक्वल टू क्या जानते हैं, L इक्वल टू जानते हैं R इंटू थीटा ना। मतलब क्या, चाप बराबर, पढ़े हो तुम लोग, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या ना, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ना बच्चों। तो देखो जैसे में कि हम तुमको फिगर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको सूर्य से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो इसके लिए एक कार्य किया जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूर्य है कहीं यहाँ पे पॉइंट साइज का। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, हमारा सूर्य कहीं है। ठीक, मतलब हमारा अर्थ का ये क्या है, सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे, मतलब पृथ्वी के सरफेस पे कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी ना। एक ही व्यक्ति क्या करेगा कि एक बारी पॉइंट ए से सूर्य को देखेगा ना। ठीक, सूर्य को देखा, एक लाइन बनी बच्चों ना, एक डिस्टेंस बना। ठीक, हमको नहीं पता कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो एक लाइन बनी ना बच्चों। फिर यही बंदा क्या किया, ठीक, कि पॉइंट बी से देखा इस सूर्य को ना, तो एक लाइन ये बनी। ठीक, हमको पता है जो हम दूरी फिक्स किए, जो 2 पॉइंट फिक्स किए हैं, इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं, हमको पता है ना। मान लीजिए S दूरी है। ठीक है, और जो पॉइंट ए है और पॉइंट मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, सूर्य मान लीजिए S फॉर सन ना, सन यहाँ पे है आपका।
ठीक, इस पॉइंट पे। तो सन से लेके उस पॉइंट के बीच की दूरी हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि वो कितना है, डी है, ठीक है। और हम अपने मेथड से, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन से इस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, कि क्या इस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो बताइए, जो हम लोग ये मान लो ये वृत्त है, मानो ये वृत्त है और ये तुम्हारा सेंटर है ना बच्चों, ये तुम्हारा क्या है, रेडियस है ना, ये तुम्हारा एस है, ये तुम्हारा थीटा है ना। तो क्या पढ़े हो बताओ, चाप बराबर, ये तुम्हारा चाप है ना, बताओ ये तुम्हारा चाप है ना, चाप है, ठीक। क्या पढ़े बच्चों, चाप बराबर क्या पढ़े हो, कोण गुणे त्रिज्या पढ़े हो ना बच्चों, कोण गुणे त्रिज्या पढ़े हो, ठीक है। तो देखो वही सेम केस, ये जो इसको मान लेते हैं सेंटर, इसके हिसाब से ये सेंटर है, इसको सेंटर मान लेंगे और ये थीटा कोण मान लेंगे यहाँ पे, ठीक। और जो ए बी का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वैसे आधारक, ठीक है, क्या बोलते हैं, आधारक बोलते हैं। और यस डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे बच्चों, आर्क मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आर्क मान लेंगे, ठीक है। एस डिस्टेंस क्या मान लेंगे, आर्क मान लेंगे, मतलब चाप मान लेंगे। तो बताओ यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, चाप बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण गुणे त्रिज्या ना बच्चों, कोण गुणे त्रिज्या। तो इसके लिए बताइए, ये जो चाप है यस है, कोण इसके लिए क्या है, थीटा बच्चों ना, और चाप इसके लिए क्या है, यस है, चाप इसके लिए क्या है, यस है, ठीक है। कोण क्या है बच्चों, थीटा ना, इनटू त्रिज्या क्या है बच्चों, डी है ना, डी। तो हमको डी निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से डी इक्वल टू हो जाएगा एस बाई थीटा ना, यही क्या है तुम्हारा डिस्टेंस है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको, बस हमको अगर कि सूर्य के बीच की दूरी यहाँ से और वहाँ तक की निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बस ये काम करना पड़ेगा कि अपने पृथ्वी पे 2 पॉइंट बनाने होंगे और बारी बारी से एक एक पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ेगा, सन को देखना पड़ेगा, ठीक, सन को देखना पड़ेगा। और फिर देखेंगे कि जो हमारे दृष्टिकोण है वो दृष्टि के बीच में जो सन से हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल फाइंड आउट हमको मिल जाएगा, ठीक, कर सकते हैं फाइंड आउट एंगल ना, वो एंगल हमें मिल जाएगा। और जो हम 2 पॉइंट फिक्स किए थे उनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि ये जो ए बी का डिस्टेंस है वो हमारा आर्क बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर्क मतलब चाप बन जाएगा ना, चाप की तरह बिहेव करेगा। तो हमको पता है चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या, हमको त्रिज्या निकालना है, डिस्टेंस मतलब त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। देखो यस बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू डी, तो डी इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, एस बाई थीटा। यहाँ से इसको बोलते हैं क्या, लंबन विधि, लंबन विधि द्वारा ना बड़ी से बड़ी दूरियों को कैलकुलेट करना, ठीक है, लंबन विधि द्वारा बड़ी से बड़ी दूरियों को कैलकुलेट करना। अच्छा बताओ बच्चों, इसी की हेल्प से हम ना चंद्रमा का या फिर सूर्य का डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि चंद्रमा का डायमीटर और किसी भी मतलब ग्रह उपग्रह का डायमीटर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, हम तो डी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से ना, डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको डी जब मिल जाएगा, ठीक, जब हमको डी मिल जाएगा तो डी की हेल्प से हम डायमीटर भी पता कर सकते हैं। देखो कैसे, हमको डी पहले से मान लो ये सूर्य है तुम्हारा, ठीक है, क्या है, सन है ना, हमको सन है और मान लीजिए कि सन को थोड़ा सा हमको बनाना पड़ेगा बड़ा ताकि उसका डायमीटर हमको पता करना ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका ये सन है ना, ठीक, हमको इसका डायमीटर पता करना है ना, डायमीटर हमको पता करना है कि इसका डायमीटर कितना होगा, ठीक ना बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि अपने पृथ्वी पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, अपने पृथ्वी पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, अपने पृथ्वी पे कोई एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं। तो जितना कोण हमारे आँखों में बनता है इस सन का ना, इस सन के साइज के कारण जो हमारे आँखों में इसका प्रतिबिंब बनता है, वहाँ से हम थीटा हमको पता होता है, अल्फा मान लेते हैं, हमको अल्फा पता हो जाता है ना बच्चों, क्या होता है, हमको अल्फा पता हो जाता है। और यहाँ से डी कैलकुलेट कर लियो तो यही तुम्हारा डी है ना बच्चों, यही तुम्हारा क्या है, डी है, ये तुम्हारा अल्फा है। हमको क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है
ना। तो डायमीटर इसका निकालना है हमको, मान लीजिए ये इसका डायमीटर है स्मॉल डी ना, स्मॉल डी इसका डायमीटर है। तो देखो ध्यान से, अगर कि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो ना, अगर कि हम इसको क्या मान ले कि कोई एक ये क्या है सर्कल मान लेते हैं, नहीं बड़ा हो जाएगा। देखो इस पॉइंट को मान लेते हैं कोई सर्कल है ना, तो इस पॉइंट सर्कल के हिसाब से ठीक जो ये होगा डिस्टेंस, मान लेते हैं ये क्या है ए बी डिस्टेंस मान लेते हैं इसको। ए बी क्या हो जाएगा इसका बच्चों, चाप हो जाएगा। तो चाप बराबर क्या पड़ेगा बच्चों, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, कोण गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो इसके लिए कोण क्या रखे हैं बच्चों, अल्फा रखे हैं। क्या रखे हैं, अल्फा इंटू त्रिज्या क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या, यही क्या है चाप ही क्या है इसका डायमीटर है। तो सूर्य का डायमीटर कितना हो जाएगा, सूर्य का डायमीटर मतलब व्यास कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू डी ना। समझ में आया बच्चों। देखो इस विधि को बोलते हैं क्या हम लोग, लंबन विधि ना। और जो इनके बीच का डिस्टेंस है विधि को बोलते हैं आधारक ना, ठीक। और ये जो ए और पॉइंट इसके बीच की दूरी है इसको क्या, लंबन दूरी। और लंबन दूरी ही हमारा क्या बताता है, दूरी बताता है कि यहाँ से लेकर सन के बीच में दूरी क्या है। और इससे हम क्या कर सकते हैं कि सन के बीच, सन का जो डायमीटर है वो भी पता कर सकते हैं, और चंद्रमा का जो डायमीटर है वो भी हम पता कर सकते हैं ना बच्चों। तो यही था तुम्हारा लंबाई का मापन, ठीक है। लंबाई के छोटी दूरियों को मापने के लिए, ठीक है, हम लोग जो पढ़ते हैं क्या, रदरफोर्ड का मॉडल, ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। आर रेडियस निकालते हैं, ठीक, आर रेडियस निकालते हैं केमिस्ट्री में हम लोग। वहाँ पे देखना कि छोटी दूरियों को कैसे, छोटी 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, न्यूक्लियस की साइज़ 10⁻⁻15 मीटर तक के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बड़ी बड़ी दूरियों को एक और तरीके से मापते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। बड़ी दूरी को मापने का एक और तरीका है, ठीक है, वो ज़्यादा दूरी नहीं माप सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके ना, मतलब आपके शहर से लेके दूसरे, आपके गांव से लेके दूसरे गांव के बीच की दूरी हमको मापना होगी, या फिर एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के बीच की दूरी मापनी होगी। तो उसके लिए हम लोग एक और मेथड तय करते हैं ना। जैसे मान लो कि आप इस पहाड़ी पे बसते हो ना, ये पहाड़ी है, ठीक, उस पर तुम खड़े हो ना, और इधर कहीं एक पहाड़ी है ना, ठीक, यहाँ पे पहाड़ी है, और तुमको पता करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो तुम यहाँ से ज़ोर से चिल्लाओगे, ठीक, ज़ोर से चिल्लाओगे तो क्या करता है, तुम्हारा आवाज़ लौट के आता है ना, क्या करता है, लौट के आता है। तो क्या ध्वनि की चाल की हेल्प से निकाल सकते हैं ना। देखो बताओ दूरी बराबर क्या होता है, बताओ दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल बटा के समय। क्या होता है बच्चों, चाल बटा के समय होता है ना, ठीक। तो मान लो यहाँ से तुम जोर से चिल्लाए, क्या किए, जोर से चिल्लाए, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। और देखो जब आवाज़ यहाँ से करते हो, चिल्लाते हो जोर से, फिर रुक जाते हो, थोड़ी देर बाद तुम्हारी आवाज़ लौट के आती है ना। तो लौट के आती है, जैसे तुमको सुनाई दिया तुम टाइम कैलकुलेट कर लिए ना, क्या कर लिए, टाइम को कैलकुलेट कर लिए कि ये मैंने ज़ोर से बोला, फिर जस्ट 5 सेकेंड बाद या फिर 10 सेकेंड बाद हमारी आवाज़ वापस लौट के आई ना। तो बताओ इस कार्य करने में समय तो लगा, मान लीजिए दूरी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। देखो गई, एक बारी गई मतलब हमारी ध्वनि गई होगी, ठीक है बच्चों, फिर वापस रिटर्न आई होगी ना। तो मतलब यस दूरी चली और यस दूरी वापस आई, तो कुल दूरी हमारी कुल दूरी कितनी तय की हमारी आवाज़, 2s दूरी तय की। कितना दूरी तय की, 2s दूरी तय की। और हमारा चाल क्या है ना, चाल क्या है, 332 ना मीटर पर सेकेंड। और इसमें जितना टाइम लगेगा ना बच्चों, जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ना। ऐसे मान लीजिए आपका 10 सेकेंड का टाइम लग गया, कितने का, 10 सेकेंड का टाइम लग गया, तो मतलब 2s इक्वल टू कितना हो गया बच्चों,
332/10 मतलब 2s इक्वल टू कितना हो गया 33.2 मीटर ना। मतलब s इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2 का डिवाइड कर दीजिए तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 मतलब 66 पॉइंट नहीं दिख रहा होगा आपको। देखिए इसके ऊपर से 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s इक्वल टू हो जाएगा 332/10 मतलब 10 तो 10 का डिवाइड कर दीजिए तो 3.2 ना। तो यस इक्वल टू हो जाएगा क्या 16.6 मीटर बच्चों ना। मतलब एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी हो गई 16.6 मीटर ना। तो ये मतलब मैं छोटे के लिए लिया हूँ ठीक। आप इससे भी मतलब ये भी बहुत बड़ी दूरी को नहीं मापता है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच की दूरी कितना हो सकती है भाई ना बहुत होगी थोड़ा बहुत। तो अब जैसे मतलब हम अपने गांव में से एक जगह से चिल्लाते हैं ठीक दूसरे जगह पे हमारी आवाज़ आती है फिर वहाँ से तुरंत वापस लौट के आती है तो उसमें कितना टाइम लगा बहुत कम टाइम लगता है वैसे ठीक। उतने टाइम के हिसाब से हम ये 10 सेकंड मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है वैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड में हमारी आवाज़ वापस चली जाती है ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो बड़ी बड़ी दूरियों को मापना समझ में आ गया बच्चों कैसे कैसे कर सकते हैं। एक लंबन विधि है और एक ये ध्वनि की चाल विधि है ठीक। अच्छा आप देखिए बच्चों इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए ठीक। इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि ना। इसको नोट कर लीजिए सर। चलो बच्चों देखो अब हम दूरी किससे मापते हैं तो पता हो गई ठीक। दूरी मापने में क्या क्या त्रुटियां हो जाती हैं ना ठीक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ठीक है। तो देखो पहले बात यहाँ पे जान लो यथार्थता और परिशुद्धता। क्या यथार्थता और परिशुद्धता ठीक है। यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में जानेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई वास्तविक मान है ना वास्तविक मान है मान लीजिए कि 3.56 ना। क्या है बच्चों 3.56। तो यथार्थता क्या है कि कोई भी ऐसा अगर कि हम कुछ माप रहे हैं तो मापने के बाद एकदम एग्जैक्ट इसी के करीब आए ना। क्या है इसी के करीब आए तो वो उसको क्या बोलेंगे यथार्थता। और परिशुद्ध को क्या बोलते हैं जैसे मान लीजिए 2 डिजिट है ना 2 डिजिट है तो 0.01 की फ्रैक्शन में अगर कि कोई चीज़ हम मापेंगे ना 0.01 कितना डिजिट का है 56 है ना। तो 0.01 के करीब अगर कोई चीज़ मापेंगे तो क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है परिशुद्ध मान है। लेकिन यथार्थ क्या होता है जैसे मान लीजिए हम मापे कुछ तो आगे हमारा जैसे आगे हमारा 3.68 आ गया ना बच्चों नहीं 3.66 आ गया ना। क्या आ गया 3.66 आ गया तो ये क्या हो गया तुम्हारा यथार्थ मान हो गया ना। यद्यपि हम माप दिए इसे क्या माप दिए 3.87 आ गया। क्या आ गया 3.87 तो नहीं यहाँ पे 6 मत कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर देते हैं 9 ना बच्चों 3.69 आ गया। तो ये तुम्हारा क्या है यथार्थ मान है। क्या है यथार्थ मान है। लेकिन परिशुद्धता की दृष्टि से देखेंगे परिशुद्धता की दृष्टि से देखेंगे तो कितना फ्रैक्शन तक ये मापा कितना फ्रैक्शन तक मापा तो कितना मापा बच्चों 3.87 मतलब ये 6 था यहाँ पे डिजिट तो ये 7 मापा। लेकिन ये क्या मापा है 9 मापा है। तो 9 वाला क्या है यथार्थ है लेकिन परिशुद्ध नहीं है। लेकिन 3.87 क्या है यथार्थ तो नहीं है लेकिन परिशुद्ध है। समझे बच्चों ये यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर होता है। आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया था इसलिए मैं सोचा बता दूँ ठीक है। अब देखो त्रुटि ना त्रुटि क्या होती है ना। त्रुटि वो होती है अगर कोई भी माप लेते हैं हम ना कोई भी अगर के माप लेते हैं तो वास्तविक मान और लिए गए माप के अंतर को ही क्या बोलते हैं बच्चों त्रुटि बोलते हैं ना। समझे जैसे मान लीजिए कि किसी एक बेंच की लंबाई या फिर डेस्क बेंच है था ठीक किसी बेंच की लंबाई मान लीजिए आपकी ठीक है लगभग 2 मीटर है ना 2 मीटर है और कोई बच्चा माप दिया कि ये 2.1 मीटर है इतना 0.1 मीटर ज़्यादा माप दिया ना तो 2.1 क्या हो गया इसका त्रुटि हो गया ना। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि
त्रुटि वह है जो वास्तविक मान और ठीक वास्तविक मान और मापित मान में अंतर होता है ना बच्चों। ठीक, अब देखो त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं ना। त्रुटियाँ होती हैं बच्चों क्रमबद्ध त्रुटियाँ, यादृच्छिक त्रुटियाँ और स्थूल त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आप कोई मापे ना, मापने के बाद जैसे मान लीजिए या तो 1 पॉइंट ज़्यादा माप दिए, 1 पॉइंट कम माप दिए ना, 1 पॉइंट ज़्यादा माप दिए फिर 1 पॉइंट कम माप दिए, तो ऐसी त्रुटि क्या बोलेंगे बच्चों, क्रमबद्ध। मतलब या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक टाइप की जो त्रुटियाँ होती हैं क्या कहते हैं उसे, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, सिस्टमेटिक त्रुटियाँ। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटियाँ क्या होती हैं बच्चों, रैंडम एरर ना। रैंडम एरर जैसे कब आता है, जैसे मान लीजिए कि एक ही चीज़ को आप बार बार कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि एक स्केल से आपने किसी लेंथ को मापा ना, ठीक, तो आया तुम्हारा 2 मीटर, फिर दोबारा से मापा कितना आ गया, 2.1 आ गया, फिर दोबारा से मापा कितना आ गया, 1.99 आ गया, फिर मापा तो 1.98 आ गया। तो मतलब किसी एक चीज़ को बार बार करने पे ना जो डिफरेंस आता है ना, जो किसी चीज़ को बार बार मापने पे, मतलब क्या बोला, रैंडम एरर, मतलब यादृच्छिक, कोई भी एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा रहा है ना, तो बार बार करने पे जो त्रुटि आती है उससे क्या बोलते हैं बच्चों, यादृच्छिक त्रुटियाँ। ठीक है, अब क्या है बच्चों, स्थूल त्रुटियाँ, ग्रॉस एरर। ठीक, ग्रॉस एरर कब होता है बच्चों, जैसे हम लोग मतलब जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सब कुछ हमारा ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उसका पाठ्यांक लिखने में गलती कर देते हैं ना। सब कुछ सही होती है, उनका माइंड सेटअप सब सही है, लेकिन क्या करते हैं, पाठ्यांक लेने में गलती कर देते हैं ना। तो ऐसी त्रुटियाँ क्या कहलाती हैं, स्थूल त्रुटियाँ ना। मतलब सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद भी, मतलब मान लीजिए आप और आपके मित्र एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बोला अपने मित्र को कि ये आया है 5.3238 आया है ना, आपका मित्र सुन लिया कि ये बोला है कि 5.348 ना, ठीक, ऐसा सुन लिया तो उस डाटा को लिख देगा ना। तो ऐसी त्रुटियों को बोलते हैं स्थूल त्रुटियाँ। मतलब सब कुछ सही होते हुए भी ना, मतलब बोलचाल की भाषा में या फिर डिस्कशन में ही क्या मिस्टेक कर देते हैं हम लोग ना। सर को दिखाने में, जल्दी से लिखने में, जल्दबाजी में, कोई भी रीजन हो सकता है, उस कारण से जो त्रुटियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रॉस एरर या फिर स्थूल त्रुटियाँ ना। अच्छा बच्चों, यादृच्छिक त्रुटियाँ और स्थूल त्रुटियाँ बस एक मतलब स्पेसिफिक वर्ड है, लेकिन क्रमबद्ध त्रुटियाँ है जो बच्चों, ठीक है, क्रमबद्ध त्रुटियाँ ऐसी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार से, ठीक, उसकी एरर को कम बेसिक कर सकते हैं ना। ठीक, मतलब यादृच्छिक त्रुटियाँ क्या है, जो एक बार ले लिए, लेकिन क्रमबद्ध त्रुटियों को ना एक्सपेरिमेंट करके उनमें कुछ और सुधार कर सकते हैं। जैसे यंत्रों के त्रुटियाँ ना, यंत्रों के त्रुटियाँ कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए कि यंत्र आपका थोड़ा बहुत डैमेज पहले से ना, मतलब कोई डिवाइस आपके स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, वो पहले से थोड़ा बहुत डैमेज है या फिर उसका मतलब नट ढीला है या फिर किसी प्रकार से, तो ऐसी जो त्रुटियाँ क्या बोलते हैं, तो यंत्रों की त्रुटियाँ बोलते हैं। तो इनको आप सही कर सकते हैं ना, जहाँ पे मतलब अपने मतलब यंत्रों को सही करके ना, स्क्रू गेज है उसमें कुछ नट ढीला उला है, ठीक, तो उसको आप सही से मतलब किसी के पास ले जाएंगे तो सही करके देगा, तो आप वो सही दूरी माप सकती है। तो यंत्रों की त्रुटि क्या होती है, यंत्र में कोई खराबी हो जाती है, ठीक, इसके कारण पॉइंट एरर आ जाते हैं, तो क्या होती है तुम्हारे बच्चों, यंत्रों के कारण त्रुटियाँ होती है ना। व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है बच्चों, व्यक्तिगत त्रुटि वो होती है जैसे मान लीजिए कि कोई यंत्र बिल्कुल सही है ना, लेकिन आपको सेटअप करने नहीं आ रहा है, आपके सर बताएंगे ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आपको सेटअप करने नहीं आता है, तो सेटअप नहीं करने आता तो गलत सही जो सेटअप करते हैं उसी के हिसाब से हमारा क्या रिजल्ट आ जाता है, तो ये आपकी त्रुटि है ना। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। मतलब यंत्र आपका सही है, यंत्र आपका सही होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, ठीक, उसको सही से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, सही से सेटअप नहीं कर पाने के कारण जो त्रुटि आती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों आती है पूर्णस्थता की कमी से त्रुटि ना। एक तो वो त्रुटि जैसे मान लीजिए कि आप एकदम बिल्कुल श्योर है, आपकी मशीन भी सही है ना, आपका यंत्र भी सही है और आप भी एकदम महान है, मतलब एग्जैक्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक, फिर भी त्रुटि आ जाती है। कैसे आती है देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक हीटिंग ऑब्जेक्ट है ना, मतलब मान लीजिए कि कोई एक मान लीजिए बर्फ़ है, ठीक ना, तो बर्फ़ है, तो बर्फ़ को आप उसका टेम्परेचर माप रहे हैं ना, बर्फ़ का आप टेम्परेचर माप रहे हैं, तो टेम्परेचर मापेंगे तो कुछ टाइम अलग बताएगा, कुछ टाइम अलग बताएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी आप मापे हैं सुबह में तो उसका टेम्परेचर कुछ और था
ना, लेकिन और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो देखो उसका घट जाता है ना टेम्परेचर, ठीक, आपके कंट्रोल में नहीं है ना, मतलब आप मापे 2 घंटा बाद मापेंगे तो वो टेम्परेचर अलग अलग बताएगा। ये चीज़ क्या है, आप अपने आप में श्योर हैं कि हम सही मापे हैं, लेकिन क्या है कि सही है फिर भी क्या है वो सिचुएशन ही ऐसी है कि आप उसको बदल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सोना गोल्ड फॉइल है, या फिर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कपूर जानते हैं, ठीक, कपूर होता है तो कपूर को अगर कपूर का वेट करेंगे हम, ठीक है, तो वेट तो कुछ आएगा, लेकिन जैसे जब उसको हम जलाते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है अपने आप ना। थोड़ा सा जला के फिर वेट मापिए तो आपके मतलब आप अपने आप में श्योर है कि इसका मास मैंने सही मापा है, लेकिन क्या फिर भी गलत हो जाता है ना, ठीक। मान लीजिए कि कपूर है, ठीक, पहले मापे कुछ है, लेकिन कहीं धूप में रख दिए फिर से मापे तो क्या अलग आ जाएगा। तो इस कारण की त्रुटि क्या बोलते हैं, पूर्णता की कमी से त्रुटि। आप अपने आप में श्योर हैं, आप अपने आप में पूर्ण हैं, फिर भी गलती हो जाती है, ठीक। बाएं कारणों के कारण त्रुटि ना, बाएं कारणों के कारण त्रुटि क्या होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको टाइम बेड से वो देखिए सरल लोलक ना, सरल लोलक है, ठीक है, तो वो जब उसको वाक्यूम में लेके जाओगे, निर्वात में लेके जाओगे, ठीक, एक बार करके छोड़ दोगे इसे, उसका टाइम पीरियड कुछ अलग बताएगा ना, कुछ अलग बताएगा। अगर खूब तेज हवा चल रही हो ना, बाएं कारक क्या बोला है, बाएं कारणों के कारण त्रुटि ना, खूब तेज से हवा चलने लगी ना, और तुम्हारे मतलब घर के बरामदे मान लीजिए आपका सरल लोलक घड़ी लगा है, ठीक है, तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो अलग होगा ना। अगर जब हवा नहीं चल रही है, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं है, तो उसका जो मेजरमेंट होगा अलग होगा ना टाइम पीरियड का। तो यही क्या है, बाएं कारणों के कारण त्रुटि, जैसे आधी चल दी ना, या फिर कुछ भी मतलब बाएं कारण में जो भी आ जाते हैं, जो भी कंडीशन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने कमरे में ही हैं, ठीक है, आप अपने कमरे में हैं और हाँ मान लीजिए आप स्केल से कुछ लेंथ माप रहे हैं, आपका दोस्त है आपको टच कर दिया ना, तो जो डिस्टेंस आप माप रहे थे उसमें कमी आ गई, तो बाएं कारणों के कारण त्रुटि ना। कोई आपको डिस्टर्ब करता है, या तो नेचर डिस्टर्ब करती है या तो कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करे, तो इस कारण जो त्रुटि है तो उसके क्या होते हैं, बाएं त्रुटि ना। जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखे में आप क्या कर रहे हैं कि वो जब आप आगे जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आएगा उसका ग्रेविटी का ना, कि यहाँ पे ग्रेविटी कितना है, तो ग्रेविटी का मेजरमेंट किसके हेल्प से करते हैं, सरल लोलक के हेल्प से, जो ऑक्सीलेशन होता है उसके हेल्प से करते हैं ना। तो जब हम उसको मान लीजिए फैन चला के रख दे रहे हैं और जो उसका ऑक्सीलेशन हम देखते हैं, तो जब फैन चला देंगे उसका ऑक्सीलेशन कम हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, ड्रैग फोर्स लगने लगेगा एयर का ना। एयर का ड्रैग फोर्स मतलब घर्षण बल लगने लगता है, कुछ रोकने लगता है उसको, तो रोकने से क्या हो सकता है, उसका टाइम पीरियड में कमी आ जाता है, उसके कारण क्या ग्रेविटी भी कम हो जाती है, ग्रेविटी भी मेजरमेंट भी दूसरा आ जाता है ना। तो बाएं कारण क्या हो गया, हमारा फैन हो गया। तो बाएं कारण का त्रुटि हो गया। नियत त्रुटि बच्चों, नियत त्रुटि वो होता है, जैसे मान लीजिए वो अनियत त्रुटि होती है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा किसी चीज़ को कैलकुलेट किया ना, आया 5 मीटर, दूसरा बच्चा भी कैलकुलेट किया, ठीक है, आया 5 मीटर, तीसरा बच्चा भी उसको कैलकुलेट किया, कितना आ गया 5 मीटर, लेकिन उसका वास्तविक मान लीजिए है 5.2 मीटर ना, उसका वास्तविक मान कितना है 5.2 मीटर, लेकिन हर बच्चे ने 0.2 का डिफरेंस मेजर किया ना। तो ऐसी त्रुटि क्या बोलते हैं बच्चों, नियत त्रुटि। नियत मतलब फिक्स त्रुटि है ना, ठीक। अच्छा, आप लोग त्रुटि के बारे में जान लिए ना, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट करने के बाद हम इसके बाद चलेंगे आप लोगों को कैसे त्रुटि को कैलकुलेट करते हैं। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है ना, सापेक्ष त्रुटि क्या होता है और प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों ना, कि आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और जो मतलब इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे त्रुटि पे, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि पढ़ेंगे बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और बच्चों प्रतिशत त्रुटि ना, ठीक है, ठीक। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनको बताने के साथ साथ
इनका फार्मूला बताएंगे, फार्मूला बताने के बाद इसके भी हम कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे ना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अगले लेक्चर में हम आपका ये त्रुटि खत्म करने के बाद ये वाला चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवा देंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।